एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार है आपके। देखिए, आप सब ने वॉरेन बफेट सर का नाम सुना होगा, पीटर लिंच का नाम सुना होगा, जॉर्ज सोरोस का नाम सुना होगा। ये लोग लेजेंड हैं। और अगर इनके रिटर्न पे आए तो बफेट सर का 20% का एनुअल रिटर्न है, पीटर लिंच का 29% का है, जॉर्ज सोरोस का भी 20% का है। लेकिन अब मैं एक नाम वो रिवील नहीं करूंगा, बाद में बताऊंगा, आप गेस कर सकते हैं, जिन्होंने 66% का एवरेज एनुअल रिटर्न निकाला। वो भी 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 31 साल तक लगातार। मतलब आप ऐसे सोच लो कि 100 रुपये लगाते 66% पे, तो 31 साल के बाद कितना होता। कैलकुलेटर पे मारो, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है 66 CR। और सबसे बड़ी बात, इस आदमी ने कभी किसी कंपनी को फील करके इन्वेस्ट नहीं किया, पढ़ाई करके इन्वेस्ट नहीं किया, कभी इंटरव्यू को नहीं सुना, कभी बैलेंस शीट को नहीं देखा। तो उसने क्या देखा? 7 स्ट्रेटजी। तो वो 7 स्ट्रेटजी मैं इस तरीके से बताऊंगा कि आप भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब हर स्ट्रेटजी को इंडियन मार्केट के हिसाब से बताऊंगा। पेपर पेन लेके बैठ जाइए। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर दीजिएगा। दोस्तों, शुरू करते हैं। नाम गेस कर लियो तो कमेंट में बता दीजिएगा। तो सबसे पहले इनकी स्ट्रेटजी थी डेटा बेस्ड। अब डेटा बेस्ड स्ट्रेटजी की क्या कहानी थी समझिए। और ये इसमें इनका एक थॉट प्रोसेस था कि सोचो, एक दोस्त है जो नोटिस करता है कि हर बार दीपावली से 2 हफ्ते पहले पेंट कंपनी के स्टॉक ऊपर जाते हैं। अब आप पूछोगे क्यों, तो बोलता है पता नहीं यार, बस डेटा में ये दिख रहा है कि 8 साल से दीपावली से 2 हफ्ते पहले पेंट कंपनी के स्टॉक ऊपर जाते हैं। आप हंसते हो, लेकिन वो दोस्त दीपावली से 2 हफ्ते पहले हर साल पेंट के स्टॉक खरीद लेता है और हर साल प्रॉफिट करता है। मतलब लेके सोएगा नहीं, बस 2 हफ्ते पहले खरीदा, डेटा ने बताया कि 2 हफ्ते पहले तेजी हुई, डेटा ने बताया कि कब वो बिकता है। वो बिकना मतलब भाव नीचे आना। मतलब आपने खरीदा 100 रुपये का, 100 रुपये से 125 हो गया, तो मान लो 125 गया, उसके बाद तो वापस गिरने का एक टाइम फ्रेम आएगा। तो वो जितने टाइम फ्रेम ऊपर का हुआ वहाँ पर जाकर वो बेच देता है और वो अपना बिंदास, उसका मस्त स्ट्रेटजी है। तो इसको वो लोग बोलते थे एनॉमली ट्रेडिंग। अब ये सर का नाम है जिम सिमॉन्स, ठीक है। तो ये मतलब इनको किसी चीज़ से कोई लेना नहीं था। इन्होंने क्या किया? हिस्टोरिकल डेटा कलेक्ट किया, प्राइस कलेक्ट किया, वॉल्यूम कलेक्ट किया, सीजनल पैटर्न कलेक्ट किए, इकोनॉमिक डेटा कलेक्ट किया। फिर ऐसी चीज़ों को ढूंढा जो बार बार होती है बिना किसी रीज़न के, बस बार बार हो रही है और सालों से हो रही है। रीज़न के पीछे नहीं, रीज़न कुछ हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डेटा बोल रहा है तो करो। ये आप भी कर सकते हो छोटे लेवल पे। कोई सेक्टर हो जो बजट से पहले मूव करता हो, कोई सेक्टर हो जो दीपावली से पहले, कोई सेक्टर हो जो शादी से पहले, कोई सेक्टर हो जो किसी भी डिमांड से पहले, मॉनसून से पहले। तो रीज़न को देखो, 8 साल 10 साल का डेटा देखो, टाइम फ्रेम निकालो, अप्रैल से मई में हुआ है ऐसे। दूसरी इनकी स्ट्रेटजी थी ट्रेंड को फॉलो करो, मतलब धारा के साथ बहते रहो। जैसे समझो कि आपको लेह लद्दाख की आपने ट्रिप प्लान कर ली, तो जब आप मनाली से निकलते तो एक ही रास्ता है, ऊपर पहाड़ है, स्नो है, कोल्ड है। अगर आप पहले से जानते हो कि अगले 50 किलोमीटर का रास्ता ऊपर ही जाएगा, तो आप उसी हिसाब से पेट्रोल, कपड़े प्लानिंग करते हो। बीच में ये नहीं सोचो कि शायद नीचे भी आएगा जो मुझे कपड़े दे सकता है, कुछ खाने को दे सकता है, कुछ पेट्रोल दे सकता है। तो ये जो ट्रेंड फॉलोइंग थी, ये कमोडिटी में होता था। कमोडिटी, अब देखो सेक्टर अलग अलग है तो अलग अलग बातें हो रही है। जैसे गोल्ड, सिल्वर, व्हीट, ऑयल, ये चीज़ एक डायरेक्शन में चलती है और काफ़ी समय तक। तो आप देखो गोल्ड सिल्वर की भी कहानी, मतलब मरे रहेंगे तो मरे रहेंगे और चलेंगे तो एक ही डायरेक्शन में। तो कई सीजन में व्हीट ओवर सप्लाई से प्राइस नीचे, तो सीमेंस ने अगेन डेटा पकड़ा कि अरे गिर रहा है तो शॉर्ट करो, जब तक ट्रेंड है प्रॉफिट लेते रहो, ठीक है। बुलियन अगर ऊपर जा रहा है तो उसके ट्रेंड में चढ़ जाओ, 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने, मतलब ट्रेंड में पकड़ो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ इनको थी कि ये स्ट्रेटजी बहुत लंबे समय तक काम नहीं की, क्योंकि धीरे धीरे बहुत सारे लोगों ने इसको ऑब्जर्व करना शुरू किया। तो जो चीज़ बहुत कॉमन हो जाती है वो फिर धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। बट इन्होंने इससे काफ़ी कमाया। फिर तीसरी इनकी स्ट्रेटजी थी मीन रिवर्सन। जो चीज़ अपनी औकात से ज़्यादा ऊपर गई वापस आएगी हमेशा। जैसे समझो मोहल्ले में एक दुकान है और मान लो कि सेव 10 रुपये में मिलता है। एग्जाम्पल पे बोल रहा हूँ, अब ये नहीं कहना कि वो 100 में मिलता है, केजी में मिलता है, 10 रुपये में मिलता है हमेशा। लेकिन कभी कोई फेस्टिवल है, मान लो दीपावली है, दुर्गा पूजा है, कुछ भी है, तो 10 से भाव बढ़ के 15 हो गया। और कभी कोई फेस्टिवल नहीं है, नॉर्मल है, वो 10 से 8 रुपये आ गया। लेकिन जैसे ही 8 आया तो एक पैटर्न है जहाँ पे वापस 2 से 3 दिन में 10 रुपये पे वापस जाएगा। अगर आपको ये पैटर्न पता हो तो आप क्या करोगे? जब 8 पे आए तो खरीदोगे, जब 15 पे जाए तो बेचो, रिस्क फ्री। यही है मीन रिवर्सन। और सीमंस की टीम ने इसका नाम रखा था डेजा वू सिग्नल।
किसी भी स्टॉक का एक नेचुरल लेवल होता है, प्राइस टू बुक, पी रेशियो या कोई और मैट्रिक्स। कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, लेकिन वापस अपनी जगह पे आता। तो इनका जो मॉडल था ऑटोमेटिकली ये स्पॉट करता था कि कब स्टॉक अपनी रेंज से बहुत ऊपर या नीचे गया है, वहां ट्रेड करो, वापस आए प्रॉफिट ले वापस, क्योंकि आता है पैटर्न में। तो प्रैक्टिकल यूज कैसे करोगे? तो किसी भी ब्लू चिप स्टॉक का 5 ईयर एवरेज पी देखो। जब मार्केट क्रैश में वो एवरेज से 30-40% नीचे आए तब खरीदना, तो मीन रिवर्सन का सबसे सिंपल वर्जन है। और वॉरेन बफेट सर भी ये करते हैं। और इस चीज़ को मैंने एक चीज़ अपने पहले की वीडियो में भी आप लोगों को सिखाया है कि जो ब्लू चिप कंपनियां हैं क्रैश में जब सस्ता होती हैं, वो रिटर्न देना दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए समझो कि ब्लू चिप में कोई बाय सेल एडवाइस नहीं दे रहा है, एक एग्जाम्पल के लिए प्लीज़ नाम ले रहा हूँ कि मान लो एक एग्जाम्पल के लिए रिलायंस, अब समझो कि वो 2000 का शेयर है और मान लो 1500 आ गया या 1300 आ गया, क्या रोज आएगा? पॉसिबल है? ये सालों में होगा। तो उस तरीके से चीज़ को पकड़ना कि, और फिर ये नहीं सोचना कि वो 2500 हो जाएगा। अगर वो 2000 की उसकी औकात है और मान लो 1500 आ गया, तो वो 2000 तो जाएगा ही जाएगा। दैट्स द पार्ट। ये इस तरीके से सोचते थे। फिर स्ट्रेटजी 4 थी इनकी घोस्ट पैटर्न। मज़ा आ रहा हो तो लाइक करना, क्योंकि एकदम देसी भाषा में इनकी स्ट्रेटजी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, जिसको मैंने एकदम देसी अंदाज में बताई है कि आप यूज कर सको। घोस्ट पैटर्न वो चीज़ देखना जो दुनिया को नज़र ही नहीं आती। वर्ल्ड वॉर 2 की बात कर लो, नाजीज ने एक मशीन बनाई इनिग्मा, ये वो अपने मैसेज इनकोड करते थे और इतनी कम्प्लेक्स कि कोई डिकोड नहीं कर सकता था, कोई भी, जब तक कि एलन ट्यूरिंग नहीं आया। ट्यूरिंग ने क्या किया? उसने मैसेज में छुपे पैटर्न ढूंढे, कुछ चीज़ें जो बात बात में रिपीट हो रही थी उन्हें पकड़ा और कोड को ब्रेक कर दिया। अब सीमेंस ने भी वही किया स्टॉक मार्केट के साथ। मार्केट को बाकी दुनिया रैंडम समझती थी, सीमेंस ने कहा रैंडम नहीं है, पैटर्न है, बस कोई पकड़ नहीं पा रहा। उसने एनएसए वाला कोड ब्रेकिंग अप्रोच मार्केट में अप्लाई किया और द मेलेडियन फंड में 8000 से ज़्यादा ऐसे हिडन सिग्नल एक्टिवेट रहते थे एक साथ। तो अब ये थोड़ा टेक्निकल है तो इसको मैं देसी भाषा में ना बता पाऊंगा, लेकिन आपके लिए टेक अवे ये होगा कि कभी कभी मार्केट में ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऑब्वियस नहीं होती हैं। एग्जाम्पल के लिए एफआईआई का डेटा, ऑप्शन में आप ओआई बिल्डअप देखोगे, डिलीवरी वॉल्यूम चेंज देखोगे, तो ये सब छुपे सिग्नल होते हैं जो रिटेल इन्वेस्टर हमेशा इग्नोर करते हैं। और सीमेंस ने ये सिखाया कि पैटर्न सिर्फ उन्हीं में मिलते हैं जो ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यानी हमें इनके अंदर घुस के चीज़ों को बार बार रिपीट देखना पड़ेगा। स्ट्रेटजी 5 है इनका, हायर नर्ड्स नॉट बैंकर्स। उस आदमी को मत रखो जिन्हें आंसर पता हो, उस आदमी को रखो जो सही सवाल पूछ सके। बस प्रॉब्लम आज की दुनिया में क्या है? सही सवाल पूछने वालों को कोई लाता ही नहीं है। तो 1990 में जिन सिमंस ने कुछ ऐसा किया जो वॉल स्ट्रीट को शॉक कर गया। उसने अपनी टीम में एक भी वॉल स्ट्रीट का बैंकर नहीं रखा, कोई एमबी नहीं, कोई सीएफए नहीं, कोई 15 साल का मार्केट एक्सपीरियंस नहीं। उसने पता क्या रखा? एस्ट्रोनॉमर्स, मैथमेटिशियन, स्टैटिशियन। लोग हंसने लगे, ये स्टॉक मार्केट में क्या जानेंगे? उनका जवाब था यू कैन टीच, कहते हैं, मतलब उन्होंने देसी भाषा में कहा कि आप किसी को भी फाइनेंस समझा सकते हो, बट फाइनेंस वाले को और भी कुछ सिखाना मुश्किल है कि उसके अंदर ज्ञान भरा हुआ है। एक देसी भाषा में हमारे यहाँ कहा जाता है कि लोगों के पास जब ज्ञान हो जाता है तो उनका ज्ञान बहुत ज़्यादा भर जाता है। आप ऐसे समझ सकते हो। फाइनेंस वाले की प्रॉब्लम क्या है कि वो मार्केट को फील करते हैं, ये कंपनी अच्छी लगती है, ये सीईओ स्ट्रांग है, अभी मार्केट बेरिश लग रहा है। लेकिन अगर इस तरह के लोग हैं तो ये मार्केट के लिए क्या है? मार्केट इक्वेशन है, वेरिएबल है, आउटपुट है, इमोशन नहीं है। तो ये अपने मैथ के ढंग से, स्टैटिक्स के ढंग से, फिजिक्स के एंगल से चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। और एक और किलर मूव था कि उसने उन्हें एम्प्लॉय नहीं पार्टनर बनाया। और द मेलेडियन फंड में इन्वेस्ट करने का एक ही तरीका था, रेनेसे में काम करे जो उनकी कंपनी थी, और ये फंड में सिर्फ उस कंपनी के एम्प्लॉय ही पैसा लगा सकते थे। मतलब जो बाहर के लोग थे, मान लो यूएस के लोग हैं, वो पैसा नहीं लगा सकते। 300 पीएचडी लेवल जीनियस, एक ही गोल, मैक्सिमम प्रॉफिट, आपके लिए भी और कंपनी के लिए भी। अब यहाँ पर आपके लिए लेसन क्या है कि जब भी इन्वेस्टिंग की सलाह लो, उस आदमी से लो जो नंबर्स से बात करता है, स्टोरी से नहीं, जो डेटा। अब इस स्टोरी से एक चीज़ बताऊं, आप राकेश झुनझुनवाला सर को कभी भी, उनके अब रहे नहीं बट मैं फॉलो करता हूँ, हमेशा करता हूँ, आज भी करता हूँ। उन्होंने कभी डेटा बेस बात नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये मीडिया टीवी की सुनोगे तो ज़िंदगी में कभी मैं इस मुकाम पे ही नहीं पहुँच पाता। उनके मार्केट देखने का नज़रिया यहाँ से था। आप उनके पुराने वीडियो को ज़रूर देखना, आप कहोगे यस उन्होंने यहाँ से पकड़ा। छठा था लीवरेज। अपने पास 1 लाख है लेकिन 17 लाख की पावर से ट्रेड करो। ये स्ट्रेटजी सबसे पावरफुल है, डेंजर भी। लेकिन एक देसी एनालॉगी समझो, एक प्रॉपर्टी डीलर है, उसके पास 20 लाख रुपए, वो सीधा 20 लाख की प्रॉपर्टी खरीद सकता है।
राइट। बैंक से लोन लेगा, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद सकता है। अगर प्रॉपर्टी 10% ऊपर गई तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे 2 लाख का फ़ायदा, और लीवरेज अगर ले लिया तो 10 लाख का फ़ायदा। तो वो क्या करते थे, $1 इन्वेस्ट करते थे, $17 बोरो करते थे। तो उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ने खुद एडमिट किया कि विदाउट लीवरेज आवर रिटर्न वेयर मॉडेस्ट, मतलब बिना लीवरेज के ऑर्डिनरी रिटर्न। लीवरेज ने ही उनको 66% पे पहुंचाया। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि अगर गलत ट्रेड होता तो लॉस भी 17 गुना होता। यानी उन्होंने पूरी मास्टरी की, हर चीज़ को डिटेल में समझा, रिस्क को डिटेल में समझा। 7 स्ट्रेटजी है तो पहले थोड़ा थोड़ा कमाते गए, कमाते गए, कमाते गए, कमाते गए। हम और आप क्या करते हैं, ब्लाइंडली करते हैं, या लीवरेज पता है ब्लाइंडली लीवरेज ले लेते हैं। तो ये लीवरेज को यूज़ करने का भी तरीका, आपके पास बंदूक है, चलाने भी तो आना चाहिए ना। उसके बाद 7वां है मशीन लर्निंग। एक इंसान एक सवाल पूछ सकता है, मशीन 1 सेकंड में 1 करोड़ सवाल पूछती है। और ये लास्ट स्टेज है, और ये वो चीज़ है जो सीमेंस को ट्रूली इमोर्टल बनाती है। कि सोचो आप एक डिटेक्टिव हो, एक मर्डर मिस्ट्री सॉल्व कर रहे हो, आपके पास 1000 क्लू, आप एक एक करके चेक करो, कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। और सोचो कि एक AI डिटेक्टिव है, वो 1 सेकंड में 1000 क्लू चेक करता है, मतलब मशीन के थ्रू, राइट। फिर 1 लाख और थ्योरी टेस्ट करता है, फिर बेस्ट आंसर निकालता है। यही होती है मशीन लर्निंग। तो सीमेंस ने 1980s में ही ट्रेडिंग में मशीन को यूज़ करना शुरू कर दिया। तब दुनिया को मशीन लर्निंग के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं था। उसने कंप्यूटर को सिखाया कि भैया हिस्टोरिकल डेटा देखो, पैटर्न समझो, प्रॉफिटेबल ट्रेड आइडेंटिफाई करो, और जब मार्केट चेंज हो तो खुद सीखो और खुद को अपडेट करो। और आज के ज़माने में सबसे बड़ी जो हेज फंड है वो क्या करती है, यही करती है। सीमेंस 40 साल पहले करते थे और हेज फंड आज करता है। अब समझो फर्स्ट मूवर को एडवांटेज मिलता है कि नहीं मिलता है। तो वो फर्स्ट मूवर थे, इसलिए मशीन लर्निंग लाई और सबसे पहले फ़ायदा लिया। आज सब यूज़ कर रहे हैं तो कंपटीशन गला काट हो चुकी है, इसलिए कहना मुश्किल है। तो आपके लिए लेसन क्या है, टेक्नोलॉजी से मत डरो। स्क्रीनर अवेलेबल हैं, बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, क्वांट टूल हैं। आप सीखो, समझो, चीज़ों को फॉलो करो, पैटर्न को देखो, रीज़न मत पूछो, धारा के साथ बहो। जब कोई चीज़ ऊपर या नीचे आए तो वापस आएगी कि लॉजिक पे रहो, छुपे सिग्नल को पकड़ो, नंबर से सोचने वालों की सुनो, ठीक है। ये मीडिया में ये पसंद है वो पसंद है पे मत जाओ, ठीक है। लीवरेज को यूज करना है बट सही तरीके से करना है, और ना आए तो ना करना है। और मशीन लर्निंग यानी डेटा प्लस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लेना है। तो ये कहानी एक माइंडसेट की है। मार्केट में इमोशन का कोई काम नहीं है, डेटा काम करता है, सिस्टम काम करता है, पेशेंस काम करता है। बफेट सर ने कंपनी में इन्वेस्ट किया और सीमेंस ने मैथ में इन्वेस्ट किया, और रिजल्ट बफेट सर से ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। बफेट सर फेमस हैं बट सीमेंस अमीर ज़्यादा है। अगर वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो शेयर कीजिए, और आपको कौन सी स्ट्रेटजी अच्छी लगी या आपने फॉलो की है वो भी कमेंट में बताइए। थैंक यू।